गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का जो अध्याय 2 हम कर रहे थे उसका लेक्चर 6 करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्वीप समूह। और आज हम लास्ट जो हमारा भूआकृति का जो पार्ट है भारत का वो करेंगे। 6 जो पार्ट है द्वीप समूह उसके बारे में करेंगे। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो हमारा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, और जो अरब सागर में जो स्थित है वो है लक्षद्वीप समूह। तो पहले हम इसमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं जो 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर अक्षांशों तक तथा 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो कितना है, 6 डिग्री उत्तर से लेके कितना 14 डिग्री उत्तर के बीच में स्थित है ये। और अगर इधर से आप देखें तो 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच है। अब देशांतर और अक्षांश विस्तार जैसे हमने जो फर्स्ट अध्याय उसमें भी किया था। इसके बाद बात करते हैं कि ये द्वीप 300 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्धचंद्राकार आकृति में फैले हुए हैं। अगर आप शेप देखेंगे तो किस प्रकार की है, वो अर्धचंद्राकार शेप में ये फैले हुए हैं। और इनका क्षेत्रफल है 8300 वर्ग किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में, अब इनको भी हम क्या करते हैं 2 भागों में बांट लेते हैं। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। कौन कौन से, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, लेकिन इनको इकट्ठा ही जैसे बोला जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पर्वत है वो क्या है, जलमग्न है, जल से घिरे हुए हैं चारों ओर से। और कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी के फटने से भी जैसे कुछ द्वीप यहाँ के बने हुए हैं। इसका एक जैसे अगर आप देखें तो बैरन आइसलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत या फिर कहूंगी सक्रिय ज्वालामुखी जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये जो बैरन आइसलैंड है यहाँ पर हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अब भी ज्वालामुखी क्या है, सक्रिय है। ये द्वीप समूह में ज्वालामुखी सक्रिय है या जीवंत है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थर और गोलाश्म क्या होते हैं, गोल जो पत्थर आपने देखे होंगे उनसे ये बना हुआ है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल का जल क्षेत्र अलग करता है। आप ध्यान दें, 2 प्रश्न मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट लिखे हैं। जो हमारा जीवंत सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह पर है। और दूसरा है अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल या फिर कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, 10 डिग्री चैनल का क्षेत्र अलग करता है। आप इसको छोटे प्रश्न बना के वजह से कर सकते हैं। पश्चिमी तट के साथ परवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन बने हुए। पुल क्या होते हैं, परवाल। पहले तो आप जान लें कि परवाल क्या होते हैं। समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं, परवाल जीव होते हैं, उनके मरने के बाद जो उनके जो अस्थि पिंजर या फिर कहूँगी उनके जो बॉडी का जो हड्डियां जो रह जाती हैं उनके जमने से जो बनता है उसको परवाल निक्षेप कहा जाता है। और इनके जमने से क्या बनते हैं, पुलिन। एक प्रकार से पुल जैसे दूर से हमें दिखते हैं, पुलिन बन जाते हैं। यहाँ समवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद दूसरे बात करते हैं अरब सागर के द्वीप की। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकोय शामिल है। कौन कौन सा है, लक्षद्वीप और मिनिकोय हमारे जो प्रमुख हैं वो शामिल हैं। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 80 डिग्री उत्तर मिलेगा, उसको आप एक बार ठीक कर लीजिए। हमारा जो इनका जो विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तर से लेके 12 डिग्री उत्तर तक है, जबकि इनका देशांतरी विस्तार 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरा हुआ है। ये केरल के तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर तक स्थित है। अगर केरल के तट से हम चलें तो 280 किलोमीटर से लेके 480 तक इनका विस्तार है। पूरा द्वीप समूह परवाल निक्षेप से बना हुआ है। परवाल जैसे आपको पता लग गया कि जो परवाल नाम के जो जीव है उनके अवशेष जो बचते हैं उनसे ये उनके जो जमा उनसे बना हुआ है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है। बाकी जो है वो मानव आवास के लायक नहीं है। केवल 11 ऐसे द्वीप हैं जिन पर मानव बसा हुआ 36 में से। मिनिकोय सबसे बड़ा द्वीप यहाँ का, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 453 वर्ग किलोमीटर। यह द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। ये भी उसी की तरह है जैसे अंडमान निकोबार है, उसी तरह यह जो क्षेत्र है द्वीप है यह 2 भागों में 10 डिग्री चैनल के द्वारा बटा हुआ। इसका उत्तर का जो भाग है वो अमीनी द्वीप कहा जाता है और दक्षिण में है कनानोरे द्वीप। कौन कौन से हैं, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप इसमें पाया जाता है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवध गुटिकाएं गोलाश्म पाए जाते हैं, यानी कि जो छोटे पत्थर है वो और गोलाश्म जो गोल पत्थर है उनका जमाव यहाँ पर पाया जाता है। आज का जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न है वो मैं आपको बता देती हूँ। करेवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है। अगर आप लेक्चर 2 को देख चुके हैं या आपने अच्छे से उसको कर लिया इस अध्याय का जो लेक्चर 2 है वो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि करेवा किससे बनती है,
ये जो जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, जो चिकनी जो मृत्तिका जो होती है, मिट्टी होती है, उसके द्वारा ये बनती है करेवा। तो ये कहाँ बताई थी मैंने आपको? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड या फिर कश्मीर हिमालय। तो ध्यान दें, आपको उस यूनिट में मैंने उस लेक्चर में भी अच्छे से बताया था। तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय के ऊपर पाई जाती है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? ये भी लेक्चर 3 में हम कर चुके हैं। लोकताक झील कहाँ बताई थी? केरल, मणिपुर, उत्तराखंड या राजस्थान। तो हमने बताया था मणिपुर के अंदर। अगर आप भारत का प्रमुख भू-आकृति भाग देखें, यानी कि जो पूर्वी पहाड़ियां अगर आप देखें, तो उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन सी झील है? लोकताक झील यहाँ पर पाई जाती है, पूर्वांचल की पहाड़ियों के पास। अगला है, अंडमान व निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अभी आपके ने अभी जो लेक्चर करा, लेक्चर 6, उसी में अभी मैंने आपको बताया था कि इनको 10 डिग्री जो चैनल है वो दोनों को अलग करता है। इसके उत्तर में अंडमान है और इसके दक्षिण में निकोबार स्थित है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर है? तो इसमें देखेंगे आप नीलगिरी, कार्डेमम, अन्नामलाई और नल्लमाला, ये चारों की चारों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार उसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो डोडा बेटा मैंने आपको बताई थी नीलगिरी की एक ऊंची चोटी है, और ये लेक्चर 4 में हमने करा था। कार्डेमम भी इलायची की पहाड़ियां भी जिनको कहा जाता है, वो दक्षिण भारत में है, उनकी ऊंची चोटी नहीं है। अन्नामलाई पर जो अन्नाई मुड़ाई जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार की, वो मैंने आपको बताई थी। और नल्लामाला भी जो पूर्वी जो तट है उसके उस पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत की है। ये हमारे थे जो 1 नंबर के जो ऑप्शन वाले प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं वो। अब देखते हैं हम जो 2-2 नंबर के जो आपके प्रश्न उत्तर हैं वो कौन कौन से हैं। 2 या 3 नंबर में जो आपके जैसे आते हैं 30 शब्दों में जिनके उत्तर आपको देने होते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों? आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि जो लक्षद्वीप है वो कौन से सागर में है? अरब सागर में है। अगर किसी व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना है तो वो कहाँ से होकर जाएगा? तो देखिए, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह द्वीप केरल के तट से 280 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे अभी हमने कहा था कि कितना दूर है? 280 से लेकर 480 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ पे? केरल से। यह दूरी मालाबार तट से सबसे कम दूरी पर स्थित है। यानी कि अगर ये देखें तो ये दूरी सबसे कम कहाँ से पड़ेगी? मालाबार तट। जो केरल का तट है उसको क्या कहते हैं? मालाबार का तट जैसे कहते हैं। और इसीलिए लक्षद्वीप जाने के लिए मालाबार तट से सबसे कम समय लगेगा। तो किसका इस्तेमाल करेगा वो व्यक्ति? वो व्यक्ति मालाबार तट से होकर यहाँ पर जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है और इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताइए। अब आप अगर जो लेक्चर हमने करा था भारत के पर्वतों का, उत्तर भारत की श्रृंखलाओं का, तो उसमें आपको मैंने बताया था ठंडा मरुस्थल के बारे में। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो वृत हिमालय और कराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। अगर हम बात करें कश्मीर हिमालय की, तो उसका उत्तर पूर्वी जो भाग है उसके वृत हिमालय और कराकोरम दोनों के बीच में कौन सा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल स्थित है। यहाँ की प्रमुख श्रेणियां लद्दाख, काराकोरम, जास्कर और पीर पंजाल हैं। अगर आप कश्मीर हिमालय को एक बार फिर से रीड करें तो ये सभी श्रेणियां उसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी हमने जो तटीय प्रदेश के उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक करा था कि जो पूर्व के तट के जो मैदान है, तटीय जो मैदान है, उस पर सभी नदियां मोस्टली डेल्टा बनाती हैं, लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा नहीं बनाती। तो उसका कारण देखिए एक बार, पश्चिमी तटीय मैदान की नदियों का ढाल खड़ा है, इसलिए ये नदियां एक समान भाव से बहती है और समुद्र में गिरती हैं। यानी कि ये कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, इनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता और सीधी कहाँ गिरती है? समुद्र में गिर जाती हैं, जिस कारण ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। जो अवसाद ये लाते हैं उसे समुद्र में डाल देती हैं, खड़े ढाल के कारण इनका जमाव नहीं हो पाता है। अगर आप देखें, जैसे आप अगर एग्जाम्पल समझें, तो अगर आप एकदम से ऊंचाई से पानी के अंदर मटेरियल या कोई मिट्टी, पत्थर, कंकड़ घोल कर डालेंगे तो क्या होगा? ऊंचाई से डालेंगे तो क्या होगा? वो दूर दूर फैल जाएगा, उसका जमाव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसी पानी को आप धीरे धीरे एक कम ढाल वाले स्लोप से डालेंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार नदियों के साथ है। पूर्व भारत की नदियां डेल्टा क्यों बनाती है? क्योंकि उसका जो ढाल है वो खड़ा नहीं है, जबकि पश्चिमी जो मैदान है, तटीय मैदान, उसका जो ढाल है वो क्या है? खड़ा है, इसलिए ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती। जैसे कि नर्मदा, तापी और पेरियार नदियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका बड़े प्रश्न है, 125 शब्दों में जैसे इनके उत्तर देने होते हैं आपको। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। आज का जो लेक्चर हमने करा उसमें हमने इसी टॉपिक को करा था, तो आपको ये दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है। वहां से आप इसको, जैसे आपने नोटबुक में उतारे हैं, तो वहीं से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न आप देख लीजिए कि किस प्रकार के आपसे आपके जो एनसीईआरटी के प्रश्न दिए गए हैं। अभी आपके सिर्फ 2 प्रश्न और बचते हैं।
जो बड़े प्रश्न हैं वो हम कल वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम करेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो इस लेसन के जो अन्य छोटे जो प्रश्न है वो भी हम करेंगे। जितना भी आज हमने करा उसको अच्छे से नोटबुक में उतार, उसको अच्छे से याद करें। थैंक यू।